माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष। श्री मोहनलाल मोदी। 462 भाग 1। जी हां, इन सड़कों की कुल लंबाई 183 किलोमीटर है, जिसमें से 121 किलोमीटर सड़क लंबाई ठीक है। शेष 62 किलोमीटर सड़क लंबाई समयबद्ध नवीकरण व साधारण मरम्मत के अभाव में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण पिछले कुछ समय से सड़क सही हालत में नहीं है। भाग 2। उस सड़कों की मरम्मत हेतु पिछले 3 वर्षों में कुल 81,50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसके इन सड़कों पर 81,49 लाख की राशि खर्च की गई। वर्ष 1999-2000 में गैर योजनाबंद और योजनाबंद के तहत राशि 67,30 लाख रुपये लागत से 38 किलोमीटर लंबी सड़क लंबाई में नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उस सड़कों की साधारण मरम्मत हेतु 30 लाख रुपए वर्ष 99-2000 में प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। भाग 3। जी हां, एमजेएम कोड नीम का थाना द्वारा 31 दिन 1/10/97 से 31/10/97 में सड़क को ठीक कराने के आदेश दिया गया था, लेकिन इस सड़क मरम्मत मद में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण माननीय न्यायाधीश के आदेश की पालना निश्चित समय अवधि में संभव नहीं हो सकी, परंतु अब नीम का थाना सड़क को जनवरी 99 में ठीक कर दिया गया है एवं न्यायालय की पालना कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये था, ये मैंने 3-4 टुकड़ों में सड़कें दर्ज कराई हैं, इन्होंने उसको सारा एक मिला करके और इस तरह का जवाब दिया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नीम का थाना शाहपुरा मार्ग वाया चीपलाटा रायपुर जागीर, ये एक ब्लॉक है, इसमें आपने 1 किलोमीटर भी रोड ठीक कराई क्या? 1 किलोमीटर की मरम्मत हुई क्या इसके अंदर? पाटन डाबला, इसके अंदर 1 किलोमीटर रोड ठीक कराई? यहाँ लोगों ने रास्ता जाम किया, उनके खिलाफ केसेज बना दिए, लेकिन आज तक सड़क ठीक नहीं हुई उसके अंदर। इधर सीकर का लीजिए, नीम का थाना से सीकर, इतनी रोड की हालत खराब है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा इतना बता दें कि कब तक आप इनमें कहां कौन कौन सा टुकड़ा ठीक कराएंगे, क्या स्थिति रहेगी। कोर्ट का जहां तक सवाल है, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बावजूद उसकी तामील नहीं कराई। और जो सड़क 99 में आप कह रहे हैं ठीक करा दी, उसको आप देखिए कि जितना टुकड़ा ठीक हुआ है उससे ज़्यादा खराब हो गया वही टुकड़ा। आप इसकी जांच कराएं फिर उसकी। अध्यक्ष महोदय, ये बात को मैं कबूल कर चुका हूं कि एडीजे कोर्ट के सड़क को मरम्मत कराने के निर्देश थे और कोर्ट के आदेश के तहत सड़क ही ठीक कराना का आदेश नहीं थे, पर जो नालियाँ साइड में हैं उनके भी आदेश थे और वो काम मेरे डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है। जहाँ तक सड़क का सवाल है, ये 6 किलोमीटर का टुकड़ा है जो शहर के बीच में से नीम का थाना के बीच में से जाती है, उसके तो 2 किलोमीटर डामरीकरण हो गया है और शहर से जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है वो 4 किलोमीटर शेष है, जिसका पैच वर्क हो गया है। और आप जानते हैं कि कोई भी काम कराने के लिए एक इसका सेट प्रोसीजर है, पहले एस्टीमेट होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होगी, फिर टेंडर होगा, टेंडर की अवधि होगी और टेंडर देने के बाद में 3-4 महीने नॉर्मल है कि 10 लाख रुपए का काम कराने में, 4-5-6 किलोमीटर का काम कराने में टाइम लग ही जाता है। और ये मुख्य कारण रहा है जिसके वजह से कोर्ट की जो पालना थी 1 महीने में करना संभव नहीं था, पर जनवरी 99 में जैसे कि मेरे विभाग ने मुझे बताया है, इसकी मरम्मत करा दी गई है। अब तो 2 साल हो गए, यानी 2 साल हो गए आज उस आदेश को। माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैंने ये पूछा कि ये जो शाहपुरा वाया चीपलाटा, इसमें कहीं 1 किलोमीटर भी रोड ठीक कराई क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, यानी ये
क्वेश्चन का सही स्थिति का जवाब तो दीजिए कम से कम। माननीय महोदय, शाहपुरा खेतड़ी नीम का थाना सड़क यही बात कर रहे हैं आप? प्रश्नकर्ता ने जो है सप्लीमेंट्री पूछे, आप बैठिए। नहीं, आप पूछ लिया तो जो उत्तर आने दीजिए। आप तो नहीं, महोदय आपकी अनुमति। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप हर वक्त खड़े हो जाते हैं और अध्यक्ष पीठ से जो है अपेक्षित जो है व्यवहार में माननीय सदस्य पहले उसका जवाब आ जाए, फिर बाद में सप्लीमेंट्री पूछेंगे। आप पीछे देखते भी नहीं है। प्रश्नकर्ता को अधिकार है पहले, और मैंने व्यवस्था भी दी है, उसमें है प्रश्नकर्ता दो जो है अनुपूरक प्रश्न पूछेगा। पूछा ना, उसका जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं इसका कि ये जो पाटन डाबला और ये नीम का थाना छापरा वाया चीपलाटा, इस रोड में कहीं 1 किलोमीटर की भी मरम्मत कराई, और अब कब तक इसको आप मरम्मत करा देंगे इसकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बता चुका हूँ कि इस साल के अंदर करीब 96 लाख रुपीस की इस एरिया के अंदर सड़कों की मरम्मत हेतु प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंदर ये जो भी सड़कें माननीय सदस्य लिखी हैं, इन सब हो जाएंगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि मंत्री महोदय ने ये जो सड़क माननीय नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सड़कों का विवरण इस प्रश्न में पूछा है, सीकर से नीम का थाना से पाटन और डाबला, ये जो सड़क जिस स्थिति में है, उन जितने भी सड़कों के लिए आपने बजट में प्रोविजन मात्र 30 लाख का किया है, क्या इस 30 लाख से ये सड़क चलने लायक हो जाएगी? मंत्री जी, 96 तो पिछले 3 साल में हुए हैं, लेकिन इस साल के प्रोविजन में आपने 30 लाख रुपए का प्रोविजन रखा है। मंत्री महोदय, आप तो ये बता दें, माननीय सदस्य, आप सारा स्थिति है, आप समझे नहीं, ये चलने लायक नहीं होगी। प्रश्न जो स्थिति है पूछ लिया। बहुत ही भयंकर है। 96 लाख इस फाइनेंशियल ईयर में है। प्रश्न पूछ लिया आपने। तो इनसे क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि ये जो सड़कें माननीय? प्रश्न पूछिए आप। मत एक ही प्रश्न है कि आप इसको जो है प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, क्या 30 लाख का जो प्रोविजन आपने निम्न सड़कों के लिए किया है, बस बात पूछ लिया आपने, ये प्रश्न तो एक है। ये क्या पूरा आप इनको चलने लायक हो जाएगा? आप तो ये बैठिए। अध्यक्ष महोदय, टोटल मैंने आपसे कहा था कि 30 लाख रुपए तो साधारण मरम्मत के लिए हैं, और प्लान के अंदर इसके अंदर हमने 66.30 लाख दिए हैं। ये पूरे 10-15 साल का जो मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, उसका सारा का सारा भाई साहब एक साल में तो हो नहीं सकता, पर मैं इतना वादा जरूर दिलाता हूँ कि अगले साल जब बजट में अपन मिलेंगे, आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, काम बिल्कुल ठीक से चलेगा। श्री राजेंद्र पारेख। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के EI स्कीम में कोटपुतली सीकर के लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुए थे। अलग से प्रश्न, माननीय नहीं अलग से प्रश्न नहीं यही प्रश्न है। कोटपुतली सीकर वाया नीम का थाना 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। अलग से प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न है। प्रश्न में यही पूछा गया है। सीकर मर्यादा के अंदर लक्ष्मण रेखा में आप नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ। नीम का थाना सीकर का ही पूछा है। मैं नीम का थाना पूछने का मतलब ही यही है कि आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो जो प्रश्न पूछा गया है उसी के जो है दायरे के अंदर आप पूछ रहा हूँ, मैं उसके अलावा नहीं पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना कोटपुतली सीकर वाया नीम का थाना सड़क के लिए 5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुए थे, उसमें से कितना जो है भारत सरकार के द्वारा आपको खर्च कर चुके हैं, कितना अलग से प्रश्न है। भारत सरकार सड़क आपके बननी बाकी है, प्रश्न अलग से प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री भवनलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से 463 और 63। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 27 स्थायी व 5 अतिरिक्त न्यायाधिपतियों के पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध अभी केवल 22 स्थायी न्यायाधीश ही
कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार 5 स्थायी व 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार के स्तर पर न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि किए जाने के प्रश्न पर विचार वर्तमान में 10 पदों पर नियुक्तियां हो जाने के पश्चात ही संभव हो सकेगी। रिक्त पदों की नियुक्तियों के पश्चात लंबित प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात इस संबंध में राज्य सरकार यथोचित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाएगी। 2. राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई सुझाव गत 2 वर्षों में नहीं भेजा गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या जो 32 न्यायाधीशों की है, उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति भी अभी तक नहीं हो सकी है। अतः नए प्रस्ताव भेजने का उचित समय अभी नहीं है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 26/9/97 को एक पत्र लिखा था, जिसके अनुसार लंबित प्रकरणों के 2 वर्ष में निपटाने के लिए 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों, 3 वर्ष में निपटाने के लिए 10 न्यायाधीशों, 4 वर्ष में निपटाने के लिए 8 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों को सृजन करने के अनुशंसा भारत सरकार को भेजी थी। अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अतः अतिरिक्त न्यायाधीशों की वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहले से ही भेज रखा है। 3. राज्य सरकार सर्वप्रथम न्यायाधिपतियों के 10 रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए अपने स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार कर कार्रवाई कर रही है। न्यायाधिपतियों की नियुक्तियों के सुझाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं 2 वरिष्ठ न्यायाधिपतियों के परामर्श के बाद राज्य सरकार को भिजवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मुख्य न्यायाधिपति को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव भेजें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। रिक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हेतु राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 प्रश्न हैं इसमें। एक तो जो जगह खाली है उनकी नियुक्ति हो और एक अधिक जज नियुक्त किए जाएं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी राज्य सरकार की यही इच्छा रहती है कि न्याय त्वरित मिले, जल्दी मिले, सुलभ हो और लोगों को राहत मिलती रहे। आप जैसे बता रहे हैं 10 न्यायाधीशों की कमी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने केसेज पेंडिंग हैं। इन 10 न्यायाधीशों की कमी के कारण जोधपुर हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में कितने केस पेंडिंग हैं और कब से पेंडिंग है। एक तो उनकी संख्या दीजिए आप, और दूसरा ये बताइए कि जोधपुर में तो कितने खाली है और जयपुर बेंच में कितने खाली है। जो उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसका आपने जिक्र किया है, कृपया उसमें आपने हाई कोर्ट ने क्या लिखा है। हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय राष्ट्रपति जी को या केंद्र सरकार क्या लिखा है, उस पत्र में उसके पत्र की जानकारी दीजिए, क्या कंटेंट है उसके, और उसके बाद कोई जवाब भी वहाँ से आया कि नहीं आया। और क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इस प्रकार की जब कमी रहती है तो केवल हम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर ही बात छोड़ दें, या राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो इस कमी को पूरी कराए। आपने बजट में क्या प्रावधान रखा हुआ है नहीं इसके लिए, जो आपने बजट पेश किया है उसमें इसे भर्ती के लिए क्या प्रावधान रखा हुआ आपने, कृपया इनका उत्तर दीजिए। विराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में स्थिति गंभीर है। जैसा कि मैंने स्वयं ने आपसे निवेदन किया है कि 10 पद रिक्त पड़े हैं और 2 पद अगले महीने में और रिक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से 12 पद रिक्त पड़े हैं। मैं
करीब 3 दफ़े मैं मुख्य न्यायाधिपति से यहाँ मिल लिया हूँ। उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप मेहरबानी करके और जल्दी से जल्दी आप है सो प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेजिए। तो उन्होंने भी अपनी ये बात कही कि भाई मैं खुद अभी आया हूँ, मुझे भी ये देखना है कि कौन अच्छे काबिल वकील हैं कि जो न्यायाधिपति बनने योग्य हैं, वो मुझे देखना है। एक कमेटी बनी हुई है, इसमें 3 जज हैं, तीनों, एक तो जस्टिस सेतना है और एक जस्टिस कोकजे हैं। ये तीनों मिलकर के और परामर्श करके और सूची बना रहे हैं, और वो सूची आने के पश्चात जयपुर बेंच से भी और जोधपुर हाईकोर्ट से भी अच्छे अच्छे लॉयर्स के नाम सुझाव दिए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री जी के साथ में परामर्श होने के पश्चात वो लिस्ट भेजी जाएगी। देरी का कारण ये है कि यहाँ अस्थायी मुख्य न्यायाधीश रहे लंबे समय तक, और जो न्यायाधीश थे वो अपने यहाँ गवर्नर साहब हो गए थे, इसलिए अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नाम नहीं भेज सकता, स्थायी न्यायाधीश ही भेज सकता है। अब अपने पाटिल साहब स्थायी न्यायाधीश आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मई के प्रथम सप्ताह तक ये नाम भेज दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि नई सरकार आने के पश्चात दिल्ली में भी इस पे कार्रवाई शीघ्र हो सकेगी। माननीय महोदय, मेरा पूरा नहीं, आप नहीं पूछते। नहीं, मैं 1 सेकंड साहब, मैंने जो 2 सवाल पूछे वो पत्र लिखा है, वो जो हाई कोर्ट ने पत्र लिखा है केंद्र को, उसका वर्णन नहीं बताया आपने। कितने केस पेंडिंग है ये नंबर नहीं बताया, ये तो बताइए। और तीसरा आपने ये कहा कि अपॉइंटमेंट इससे नहीं हो रहे हैं कि योग प्रश्नकर्ता ने ये बात पूछी भी नहीं है। नहीं साहब, मैंने पूछी। कहाँ पूछी? अलग से पूछी है तो क्या है? सप्लीमेंट्री तो पूछ सकता हूँ ना मैं। अलग हो गया, अलग से प्रश्न हो गया, वो उसमें आएगा कैसे? अच्छा, कोई बात नहीं, कैसी बात जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र व्यास कोरिलेटेड है। मुफ्त में नहीं होंगे तो जजेज की जरूरत क्या है? श्री सुरेंद्र व्यास द सिचुएशन। और आपने एक बात और कही कि अच्छे योग्य वकील नहीं मिलने के कारण जज का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। ये बात आपने कहाँ से कही थी? ये बात अभी कहा आपने? ना ये तो कि वकीलों का तलाश कर रहे हैं, वकील नहीं मिल रहे हैं, योग्य वकील नहीं मिल रहे हैं, या उनका चयन नहीं हो पाया। आई करेक्ट माई सेल्फ, उनका चयन नहीं हो पाया, चयन नहीं हो पाया। तो कौन सी कमेटी बैठी थी, उसने कब कार्रवाई की, और इसके चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? ये दोस्त हमारा है भाई विधि मंत्री जी। मैं साहब 1 सेकंड, जब भी कोई एक प्रश्न आता है, एडवोकेट्स ही हाई कोर्ट के जज के लिए चयन होता है, उनके या हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों का भी जो है वो भी जाते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है। वो 50-50 है वो। अध्यक्ष महोदय, माननीय हवा महल से आने वाले सदस्य ने कहा वो भी जाते हैं, कोई जाते बाते कोई कहीं नहीं है। ये जजेज में से भी डिस्ट्रिक्ट जजेज जो सीनियर जजेज हैं, उनका भी पैनल बना हुआ है, जिनकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, जो काबिल हैं, उनमें से भी सिलेक्शन होगा। और एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हाई कोर्ट के, और वकील हैं, उनमें से भी वो सिलेक्शन करेंगे, और वो सिलेक्शन लिस्ट चीफ मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से भी डिस्कस होगी। उसके पश्चात भारत सरकार को भेज दी जाएगी और उनका चयन हो जाएगा। क्या ये मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये पद कितने समय से रिक्त हैं? आप क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया था और नाम भेजे गए थे? यदि नाम भेजे गए तो वापस निरस्त क्यों हुए? एकमात्र ये कहना है कि साहब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वो भी आप सही नहीं कह रहे हैं। और क्या ये सही है कि सिलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? क्या ये सही है कि गवर्नमेंट का सिलेक्शन में रोल नहीं होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सबसे बड़ा लिटिगेंट है? एक बात। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट वैसे भी एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, लिटिगेशन पेंडिंग रहता है, पब्लिक को तकलीफ होती है, वो भी आपका कंसर्न होना चाहिए। क्या ये सही है कि अस्थायी नियुक्तियाँ मुख्य न्यायाधीश के पद पर यहाँ हुई, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कभी जाकर के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, यूनियन लॉ मिनिस्टर से मिले, CJI से मिले? और यदि अब जो CJ राजस्थान के कह रहे हैं कि मई के प्रथम सप्ताह में मैं नाम भेज दूंगा, तो अगर वो नाम नहीं भेजे तो क्या इस मैटर को आप परस्यू करने के लिए यूनियन लॉ मिनिस्टर से मिलकर के CJI से मिलने का विचार रखती है राज्य सरकार? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये
नहीं, एक लास्ट ये मंत्री जी, ये बात सही है कि माननीय सदस्य का कहना है कि संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। पहले ये 10 पद भरेंगे तब संख्या बढ़ने की बात करें। आपकी एनर्जी पहले इस 10 पद को भरने के लिए होनी चाहिए। और वकील पूरे उपलब्ध हैं, पैनल आपका तैयार है, सिर्फ वकीलों का पैनल बनना है। इसको आप एक्सपीडाइट करने के लिए राज्य सरकार किस तरह से इसको फॉलो करना चाहती है, बताने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि हमने चीफ जस्टिस साहब से हम 2 दफ़े मैं खुद मिल लिया हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो गई है, वो खुद ये बहुत बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करना चाहता हूँ। उन्होंने मई का समय भी दे दिया है। पहले रिक्त होने के कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं कि अस्थायी चीफ जस्टिस रहे, इसलिए रहे 96 से ये पोस्ट खाली पड़ी हैं। और आपसे पहले वाली सरकार को ये दिलचस्पी नहीं थी कि स्थायी चीफ जस्टिस राजस्थान के अंदर नियुक्त हो। नहीं, क्या आपके ध्यान में है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, पूर्व सरकार क्या स्थायी चीफ जस्टिस राजस्थान में नियुक्त हो, इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं थी। वे चाहते थे कि अस्थायी मुख्य न्यायाधीश चलता रहे, इनमें उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। ये तो अब इसमें मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्वयं ही जानते हैं कि जजेज की जगह खाली पड़ी रहे और प्रयास और प्रयत्न न हो, ये साबित यही करता है कि पहले की गवर्नमेंट ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, पहले प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ स्थायी मुख्य न्यायाधीश हो, उन्होंने अस्थायी मुख्य न्यायाधीश को यहाँ चलवाया। उसके कई कारण है, पॉलिटिकल रीजन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जुडिशरी को इस तरह घसीटना नहीं चाहता, लेकिन आप स्वयं जानते हैं पूर्व सरकार के वेस्टेड इंटरेस्ट थे कि इस प्रदेश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं चले। अध्यक्ष महोदय, ये राजनीतिक भाषण इस प्रकार से प्रश्न काल में किस प्रकार नहीं, मूल प्रश्न करता है। जो सप्लीमेंट्री पूछ रहे थे उन्हें तो दबा के बैठा दिया गया, और इस प्रकार से कोई भी खड़ा हो जाए और किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण देना शुरू कर दे। हाँ, ये बिल्कुल 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 हम आपको ज्यादा अधिकार है, कोई भी खड़ा आप अकेले में इस सदन में सुनकर क्या है, कोई भी बोलने का होश नहीं है। आपने अलाउ कैसे किया था अध्यक्ष महोदय? कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए। आपने अलाउ कैसे किया? माननीय सदस्य है, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए। तो कोई भी है, बिना अनुमति के कोई भी है, कोई भी खड़ा हो जाए। हाँ, ऊंचे करिए, खड़े लिखिए, कोई भी खड़ा हो जाए। कोई प्रश्न तो पूछा, बिना अनुमति के क्यों खड़े हो गए? ये राजस्थान का सचिवालय नहीं है, अरे ये विधानसभा है, विधानसभा है। इसीलिए माननीय सदस्य, कार्यालय नहीं है। ये दारू का ठेका नहीं है, विधानसभा है। बिना अनुमति के कैसे खड़े हो गए? हमारे भी अधिकार है। ये राजस्थान विधानसभा है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से संख्या बल से दबाया नहीं जा सकता। कोई संख्या बल से दबाना चाहे तो संख्या हम नहीं दबेंगे। हम चेयर से प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दबाना चाहे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, जब इनके पोल खुलने लगती है सब एकजुट हो गए। अध्यक्ष महोदय, कोई योग्य कांग्रेसी वकील नहीं मिल रहा है जिसको ये ठोक सके, तो राजनीतिक भाषण देना शुरू कर दिया। अब कोई कांग्रेसी वकील नहीं मिल रहा योग्य। श्री आहूजा, जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले टोली राम ने दिया। यहाँ पे कोई सन्यासियों की टोली तो है नहीं जो आपकी तरह से राम बचे नहीं, आप बीच में नहीं, राजनीतिक भाषण देने के लिए उपस्थित हुए हैं। से मत जाने दीजिए। कई लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके प्रश्न रह जाएंगे। आप इनसे कहिए, हमसे क्या करें? मेरे सवाल के जवाब दे दिया। पहले प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, एक दफा प्रक्रिया सिलेक्शंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, नाम चले गए थे, वो नाम क्यों निरस्त हुए? हाँ, बस ये है। वो वैसे कैसे आपने पूछा था ये, वो बताइए आप। अध्यक्ष महोदय, यूं तो इस प्रश्न से वो ताल्लुक नहीं रखता,
लेकिन मेरी नॉलेज में है कि नाम गए थे, वहाँ पर अप्रूव नहीं हुए, लिहाजा नाम वापस भेज दिए गए। और आपने पूछा था कि लेटर किसने लिखा था, मुखर्जी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने लेटर लिखा था। और उन दिनों में खलक थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लॉ मिनिस्टर, उनको लेटर लिखा था। नहीं, पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस प्रश्न से ताल्लुक है नहीं पूछ रहे ताल्लुक है। मैं आपसे इजाजत सीख करने के लिए बिल्कुल अनुशासित सदस्य के रूप में मैं आपकी आप अनुशासित कैसे रहते हैं? जिन्होंने आपसे इजाजत सीखनी की, आपने उनके क्वेश्चन को अलाउ कर दिया। हम इस भरोसे रहते हैं कि आप नाम पुकारेंगे तभी हम सवाल पूछेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कृपया अलाउ कीजिए। हाँ, एक पूछ लीजिए, एक प्रश्न। एक सवाल जवाब नहीं आया सर, ये इन्होंने कह रहा नहीं, एक मिनट माननीय सदस्य ठहरिए, प्लीज। अब आप उससे मैं बाद में नहीं हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री महाराजा था, जवाब नहीं दिया, जवाब दे दिया है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके मार्फत माननीय अध्यक्ष महोदय मानना चाहता हूँ कि माननीय विधि मंत्री ने जो उत्तर दिया है जनजाति के व्यक्तियों का भी प्रश्न संख्या 2 पर जजों के पद पर नियुक्ति करने की मंशा अंतिम लाइन आपने लिखी है, अध्यक्ष जी आपके पास भी होगा। मैं इसकी तरफ माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से लंबा मत कीजिए, क्वेश्चन पूछिए सीधा। पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने इसमें इन्होंने लिखा है न्यायाधीशों की वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष विचाराधीन माना जा सकता है। माना जा सकता है का क्या मतलब है? या तो विचाराधीन है या विचाराधीन नहीं है, माना जा सकता है। ये तो एज्यूम करने वाली बात हो गई। आपने क्या भेजा हुआ है वो वहाँ विचाराधीन है या रिजेक्ट हो गया, ये आपने इसमें बड़ा अनक्लियर दिया ये। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ जो 10 पद न्यायाधीशों के रिक्त हैं उनमें क्या आप कोई SC ST और OBC का न्यायाधीश भी नियुक्त करने का विचार रखते हैं कि नहीं? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मंत्री जी, अरे मैं आपके माध्यम पूछना चाहता हूँ मंत्री लोग से कि राज्य सरकार क्या अनुसूचित जाति व्यक्तियों को भी मंत्री जी, पद पे नियुक्ति देने की विधि मंत्री जी, नहीं आप मेरे सवाल आपने कहा कि संबंध नहीं है और प्रक्रिया पूरी हुई, नाम ऊपर से अप्रूव नहीं हुए, ये सत्यवाचन नहीं कर रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विधि मंत्री जी को प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति एवं OBC के आरक्षण नीति की पालना की जाएगी? मोहनलाल जी बैठिए। आप प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसका स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ये आपका कहना सत्य नहीं है कि ऊपर से अप्रूव नहीं हुआ, क्या कंट्रोवर्सी हुई थी सदन को बताइए आप। अध्यक्ष महोदय बहुत नाराज हो गए, बाकी पॉलिटिसाइज तो उनके है दोनों गवर्नर्स। बैठिए, आप पॉलिटिकलाइज मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने खास तौर से ये पूछा है कि क्या इन जजेस के अपॉइंटमेंट में अनुसूचित जाति जनजाति माइनॉरिटीज और OBC और सवर्णा जिनके ख्याल रखे जाएंगे। हमने जो विचार विमर्श किया है उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद इस विचार के हैं कि महिलाओं का कोटा भी आना चाहिए, OBC भी आनी चाहिए और शेड्यूल कास्ट ट्राइब में से आना चाहिए, लेकिन योग्यता रखने वाले ही उसमें से सेलेक्ट किए जा सकेंगे। हो गई, प्रक्रिया पूरी हो गई। कहा है कि ये माना जा सकता है, विचाराधीन है या नहीं है? माना जा सकता है का क्या सवाल है? इसको जरा क्लियरिफाई तो कीजिए, इससे क्या कहना चाहते हो? मैंने जवाब में विचाराधीन है ही कहा है। ये नहीं लिखा है, आपने पढ़ ले। अध्यक्ष महोदय आप भी पढ़ ले, इन्होंने लिखा है अतिरिक्त न्यायाधीशों की वृद्धि का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष विचाराधीन माना जा सकता है, ये लिखा है आपने। वो अनुच्छेद से जो है उसका तो बताए, अनुच्छेद 224 से संबंधित है वो मामला। प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं हुई आपने उसका बताया आप, वो सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। प्रक्रिया पूरी हो गई थी, बाकायदा यहाँ से रिकमेंडेशन चली गई थी, वो क्यों नहीं नियुक्तियां हुई उसको बताइए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया पूरी हो, इस सवाल में तो कहीं पूछा नहीं, ये बिल्कुल नया सवाल है। रिक्तियों का सवाल है, पहले लिस्ट गई थी, का सवाल है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, वो नाम चले गए थे, वापिस क्यों आ गए वो आप पूछेंगे, वैकेंसीज का सवाल है। दूंगा। एक बात नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट जी सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये मोहनलाल जी बताते। श्री राम स्वरूप मीणा 464। प्रश्न का भाग 1, जी हाँ,
ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो, बालासागर, भीमपुर के वन क्षेत्रों में शाकाहारी तथा मांसाहारी। माइक्रोफोन के सामने रखिए अपना। जी हाँ, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो, बालासागर, भीमपुर के वन क्षेत्रों में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। भाग 2, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो, बालासागर, भीमपुर के वन क्षेत्रों में एक एनीकट का निर्माण करवाया गया है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में प्राकृतिक खड्डों और तलायों में भी वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। भाग 3, वन जीवों के ग्राम असरो एवं भीमपुर में घुसकर मानव का या पशुओं के मारे जाने की घटना की सूचना वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं होती है। प्रश्न का भाग संख्या 4, जी हाँ, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के आसपास वन खंड नाहर खोरा मेन तथा नाहर खोरा 11A स्थित है। इन वन खंडों का कुल क्षेत्रफल 1571.01 हेक्टेयर है, जिसमें से 590 हेक्टेयर भूमि पर गत वर्षों में वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य करवाए गए हैं। इन वन खंडों की 981.01 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण वन विकास कार्य अभी तक नहीं करवाए गए हैं, जिसकी वन खंडवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तथा वन प्राणियों के पानी पीने हेतु एक एनीकट का निर्माण भी कराया गया है। वर्ष 1999 व 2000 में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र में क्लोजरों का निर्माण वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के असरो, बालासागर के वन क्षेत्र में शाकाहारी मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। आपने संख्या भी बताई है, बगेरा भी मिलता है, भेड़िया भी मिलता है, गीदड़ भी मिलता है, लोमड़ी भी मिलती है, जरक भी मिलता है, रौंद भी मिलता है, खरगोश मिलता है, सेई मिलता है, कील गाय, मोर। ये जानवरों के नाम बताएं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि बगेरा तो कितने मिलते हैं, भेड़िया कितने हैं, गीदड़ कितने हैं, लोमड़ी कितनी है और जरक कितने हैं? क्या माननीय मंत्री महोदय इनकी संख्या बता सकते हैं? प्रश्न पूछ लिया, बैठिए। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है, माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने कहा कि ग्राम असरो, बालासागर में एनीकट का निर्माण कराया गया है, प्राकृतिक तलाइयां में बनी हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर कोई एनीकट नहीं है। बालासागर के अंदर जानवर प्यासे मर रहे हैं और आपके जानवरों की संख्याएं लगातार घट रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी वहां एनीकट बनाने का इरादा रखते हैं? तीसरा मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, आपने तीसरा निवेदन, 2 सप्लीमेंट्री पूछिए। एक तीसरा और कर दो फिर सप्लीमेंट। तीसरा मेरा निवेदन है, आपने कहा है अब वहां पर जो वन विभाग के जानवर हैं जो जानवरों को नहीं खाते हैं, गांव वासियों को, मैं निवेदन करता हूं आपको कोई सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई। मैं आज आपको सूचना दे रहा हूं, माननीय मंत्री जी, किशोर माली और मदन माली की 2 बकरियों को जानवर आपके खा गए। और दूसरा मेरा निवेदन है, एक घंटोली खुमार था, घंटोली खुमार के गधे को खा गए खरगोश। आपका ये जरक खा गया आपका। क्या मंत्री जी बता सकते हैं जरक कैसा होता है? और अगर जरक को आप जानते हो बता सकते हैं, उसने इन जानवरों को जो खाया है इसके मुआवजे की क्या व्यवस्था कर रहे हैं मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा सप्लीमेंट्री में ये पूछा गया कि वहाँ पर आपने वन्य प्राणी जो पाए जाते हैं उनके नाम तो दे दिए पर संख्या नहीं दी है। संख्या इस प्रकार के वन्य प्राणियों की प्राप्त करना मुश्किल काम है और सेंसस नहीं होता है। माननीय मंत्री जी, उसमें शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, बगेरे कितने हैं, क्या इनकी संख्या नहीं होती है? जब संख्या का आप ध्यान नहीं है तो आप उनकी रक्षा क्या करोगे? केवल मात्र लेकिन आप तो सभी वन जंतुओं का पूछ रहे हैं, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। केवल मात्र सेंचुरीज और राष्ट्रीय सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है, वहीं पर वन्य जीवों की गणना होती है। खुले वन क्षेत्रों में जहां खुली तौर से वन्य प्राणी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, विचरण करते हैं, उनकी सही गिनती दिया जाना संभव नहीं है।
और मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी देने का मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए मैंने केवल मात्र जो पशु जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं उनके नाम तो दे दिए, पर संख्या दिया जाना संभव नहीं है। दूसरा सप्लीमेंट्री आपने बताया कि वहां पर एक एनीकट निर्माण किए जाने की और आवश्यकता है। मेरे ख्याल से वहां पर वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की सुविधा पहले से ही प्राप्त है। वहां पर खड्डे भी हैं, तालाब भी हैं, और इसके अलावा एक एनीकट का निर्माण भी करवा दिया गया है। 4 वहां पर तलाइयां हैं जिसका नाम है अब्दुल शाह खोका नाला, बालापीरगढ़ की तलाई, खोरा मेन वनखंड की 18 चोटी पर बनी हुई 5 तलाई, और विभाग द्वारा वर्षता में भी एक एनीकट बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की सुविधा प्राप्त करने के लिए वह समुचित साधन उपलब्ध है। इसलिए मेरे ख्याल से और सरकारी धनराशि का फिजूल खर्च करना वहां पर उपयुक्त नहीं है। तीसरा, वहां पर आपने जो 2 बकरियों के बारे में किसी वन्य प्राणी के द्वारा आपने इस प्रकार की अपने हत्या कर देने की जो जानकारी दी है, मैंने सूची मंगवाई, उसमें इस प्रकार की कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सदन के बीच में, क्या आप उसकी अब जानकारी कराएंगे, इंक्वायरी कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं सूचना दे रहा हूँ सदन के सामने। अब इस प्रकार के किशोर जी मीणा का जन्म स्थान है, ये आपको मालूम है? श्री जगमल सिंह जी, संकटवाड़ा जो गांव जहाँ रहते हैं वो रामस्वरूप जी का जन्म स्थान है, ये आपको मालूम है? अभी मंत्री जी ने अपने सही करे, मैं अपने खुद के गांव की ये बात है, मुझे खुद को जानकारी है इसकी। क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी देंगे? जिनको मतलब जानवरों ने खाया है, जिनको जानवर, हाँ, क्या आप उनको मुआवजा वगैरह देने की व्यवस्था करोगे? अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री जी ने अपने जवाब में ये कहा कि वहाँ मांसाहारी पशु भी है और शाकाहारी भी है। मांसाहारी कौन कौन से पशु हैं और शाकाहारी कौन कौन से हैं? बस ठीक है, पूछ लिया आपने। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल पूछा। आपने आपके सामने कहा कि मांसाहारी पशु भी है। पूछना चाहता हूँ। पूछ लिया आपने, प्रश्न पूछ लिया आपने। अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूँ मंत्री जी ये सूची बता दे कि कौन सा, तो अच्छा मांसाहारी तो मैं मानता हूँ, शाकाहारी कौन से ये बता दें। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस का है कि आज बगेरे बहुत गांव के अंदर आ रहे हैं, प्रे बेस खत्म हो रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहता हूँ कि बहुत बार जब गांव के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि प्रे बेस खत्म हो गया है, हिरन चीतल ये खत्म होते जा रहे हैं, तो आज ही आपने अखबार में पढ़े कि 2 जो पैंथर वगैरह मारे गए क्योंकि गांव में आ गए थे और उन्होंने जहर डाल दिया या उनको मार दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कभी बकरी और कोई जानवर गांव में से ले और खा जाए तो उसको कंपनसेशन देने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे क्या? बैठिए आप मंत्री जी। कि मांसाहारी, पहले तो आप बहुत सीरियस क्वेश्चन, शाकाहारी और मांसाहारी का जो है अध्यक्ष महोदय, इसका विवेचन कर दीजिए। 10 श्रेणी के वन्यजीव प्राणी इस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें से बगेरा, भेड़िया और जर्ब तो मेरे ख्याल से मांसाहारी है। सही है। ख्याल से नहीं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मांसाहारी में कह रहा हूँ ना। बगेरा और भेड़िया और जर्ब मांसाहारी है, और 6-7 प्रजाति के जो वन्य प्राणी पाए गए हैं और पाए जाते हैं वो अपने शाकाहारी है। आपकी लिस्ट में खरगोश को सब मांसाहारी बताया, क्या मांसाहारी होता है? आपने निवेदन किया, बताया लिस्ट में मांसाहारी। हाँ, माननीय मंत्री जी, इस लिस्ट के अंदर मतलब खरगोश को भी मांसाहारी बताया, क्या मांसाहारी होता है क्या खरगोश? ये आप देखें, देखो क्या खरगोश मांसाहारी होता है क्या? घास खाता है। खरगोश मांसाहारी नहीं होता है, खरगोश शाकाहारी होता है। वो हरी घास खाता है, खरगोश हरी घास खाता है, और शायद आपको जानकारी नहीं है, वो शाकाहारी है। हाँ, ये हो सकता है कि खरगोश को खाने वाले मांसाहारी हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न का जवाब दिला दीजिए। मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट प्रश्न। श्री शिवनाथ सिंह जी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इनके सामने कोई लिस्ट नहीं है कि कौन से जानवर मारे गए। सवाल ये था कि क्या कंपनसेशन की व्यवस्था है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा
आपके विभाग में यदि कोई जंगली जानवर शहर में या गांव में घुसकर किसी आदमी को मार देता है, किसी पशु को मार देता है, तो आदमी को मारने के बाद में क्या आप उसको कोई भी रकम मुआवजे के रूप में या वैसे अनुदान के रूप में कैसे भी देने की कोई आपके विभाग में व्यवस्था है क्या? ये तो ऐसी स्थिति जब कभी उत्पन्न हो जाती है या होना पाया जाता है तो जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी व्यक्ति को इस प्रकार के वन्य प्राणी द्वारा मारे जाने की स्थिति में सहायता प्राप्त उपलब्ध कराए जाने का अधिकार दिए हुए हैं। दो के नाम बताएं माननीय मंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री बिरदेचंद जैन। प्रश्न संख्या 465। पाठ संख्या 1। जी हाँ, जिला परिषदों के कृत्य और शक्तियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 52 तथा तृतीय अनुसूची में वर्णित है जो संलग्न है। भाग संख्या 2। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय परिषद में सब अधिकार निहित हैं। कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग शासकीय परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित मार्गदर्शी निर्देशों सिद्धांतों के तहत किया जाता है। भाग संख्या 3। राजस्थान में पंचायती राज को अधिकार देकर सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है जो जारी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने DRDA यानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष प्रमुख जिला परिषद को तो मुकर कर दिया, परंतु उन्हें क्या वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के बलशाली बनाने के लिए प्राइमरी शिक्षा के अलावा और कौन से विभाग उनको वितरित किए जाने का आप विचार रखते हैं? क्या राज्य सरकार प्रमुख जिला परिषद को राज्य मंत्री एवं प्रधान को उप मंत्री का पद देकर पंचायत राज को सुदृढ़ करने का विचार रखती है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम जो सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य ने पूछी उसके संबंध में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार कार्यपालिका निदेशक में नियत होंगे, परंतु कार्यपालिका निदेशक नियत अधिकारों का उपयोग शासकीय परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों एवं अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत करेगा। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के कार्यों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करेगा। इस प्रकार की स्वीकृतियां शासकीय परिषद द्वारा अनुमोदित सामान्य मार्गदर्शी नीतियों के तहत दी जाएगी। ये कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको ये सारे अधिकार जो हमने चेयरमैन को दिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको इन गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करना है, इसलिए ये अधिकार दे दिए गए हैं। उसके बाद मैं नहीं समझता कि माननीय का प्रश्न क्या है। जहाँ तक भाग संख्या 2 का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग की संख्या 2 में जो शेड्यूल 29 के अंतर्गत जो हमें अधिकार जो विभिन्न विभागों को देना है उसके संबंध में मैंने वैसे भी निवेदन किया है कि एक चीफ सेक्रेटरी लेवल पर कमेटी बना दी गई है जो प्रोसेस कर रही है कि कौन से विभाग के कितने अधिकार पंचायत समिति को देने हैं। उसके अधिक रिकमेंडेशन आने के बाद राज्य सरकार इस बारे में निर्णय करेगी। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जो इसमें शेड्यूल में लिखा हुआ 29 के अंदर एडल्ट एजुकेशन और कंटिन्यू एजुकेशन है वह भी पंचायती राज को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। भाग संख्या 3 जो उन्होंने पूछा है कि उनको मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री के अधिकार दिए जाएंगे, इसका कोई विचार राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वो पहले खड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं, आप पूछ रहे हैं क्या? यस, मैं पूछा। हाँ तो पहले ये बोल, उसके बाद अब ऐसा है मैं पूछूं कि ये जवाब स्पष्ट आ गया, प्रश्न का जवाब जो स्पष्ट आ गया कि उनको प्रश्न करता पूछो, फिर बाद में जो प्रश्न पूछा गया था कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र पैटर्न पर पंचायती राज को और अधिकार देकर सुदृढ़ करने का विचार रखती है। आपने जो जवाब दिया उसके हिसाब से जो है इस प्रकार का कोई पैटर्न अपनाने के लिए आप तैयार नहीं है और न उनको प्रमुख जिला परिषद को राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया जाता है, ये
महाराष्ट्र में दिया गया है, गुजरात में दिया गया है और कर्नाटक में दिया गया है। तो उस पैटर्न को अपनाने के लिए आप अगर मजबूत अगर सुदृढ़ करना चाहते हैं तो विचार रखते हैं कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, 94 अमेंडमेंट जो हुआ है उसके पहले कर्नाटक में पंचायती राज शुरू हो गया था, महाराष्ट्र में शुरू हो गया। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किए गए हैं उसके अंतर्गत व्यवस्था करनी है, इसलिए न हमारे लिए रेफरेंस महाराष्ट्र है न हमारे लिए रेफरेंस कर्नाटक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसमें राजस्थान अपना खुद का पैटर्न बनाएगा, इसलिए हम किसी के रेफरेंस से गाइड होने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक इसी संदर्भ में एक प्रश्न है, इसी के साथ कर्नाटक का जो एक्सपीरियंस रहा है मंत्री महोदय, कर्नाटक का आप बीच में हर वक्त वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य खड़े हैं काफी देर से, मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जिला प्रमुख को डीआरडी का चेयरमैन बना दिया। पहले डीआरडी का चेयरमैन कलेक्टर था, कलेक्टर डीआरडी का चेयरमैन था और अब जिला प्रमुख को चेयरमैन बनाया। उसके अधिकारों में कोई फर्क है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिला प्रमुख को प्रशासनिक, जैसे कि आपने बताया कि अधिकार दे रखे, जिला प्रमुख का कोई ग्रेवल सड़क की या हैंडपंप की स्वीकृति देता तो उसको वित्तीय स्वीकृति उसके हाथों हाथ निकलती है कि नहीं निकलती है? क्या जिला प्रमुख को 7 दिन ही गाड़ी चलाने का अधिकार है, जबकि डीआरडी का चेयरमैन पहले जो था वो 1 महीने तक गाड़ी का उपयोग करता था? क्या ये भी सही है कि जिला प्रमुख कर्मचारी जो जिला परिषद से संबंधित पंचायत समितियों में काम करते हैं वो उसका ट्रांसफर करने का अधिकार जिला प्रमुख को है कि नहीं है, कि डीईसी को है? वो ये आप क्लियर चारों प्रश्नों का जवाब मुझे दें। एक साथ में ही है ना अध्यक्ष महोदय। कर्नाटक का जो एक्सपीरियंस रहा है आप जाकर स्टडी करें तो उन्होंने वो वापस लेना चाह रहे हैं, सब एमएलएज ने भी उसका विरोध किया है, जो एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी हाउस को दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्बाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके 2 भाग हैं। एक तो डीआरडीए के चेयरमैन के अंतर्गत जो प्रमुख को अधिकार दिए वो, दूसरा जिला परिषद के संबंध में पूछा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जिला परिषद को एम्पावरमेंट करना चाहती है, इसीलिए डीआरडीए का चेयरमैन जिला प्रमुख को बनाया है। उसके अंतर्गत माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पंचायती राज लॉज के जो सेक्शन 35 है जिसमें पावर्स एंड फंक्शन एंड ड्यूटी जो प्रमुख एंड उप प्रमुख लिख रखा है, उसके अंतर्गत हम जब पीडी कम सीओ की पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो पीडी कम सीओ की पोस्ट क्रिएट करने के बाद जिला प्रमुख को जितने अधिकार इस एक्ट में लिखे हुए हैं, मैं समझता हूं कि उसने अधिकार शायद माननीय प्रमुख साहब जो रहे हैं निम्बाड़ा के सदस्य, उनकी कल्पना के बाहर जो अधिकार हैं वो अधिकार इसके बाद मिल जाएंगे, इसलिए मुझे इस संबंध में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं आया। एक ही जवाब दिया ना अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला आयोजना समिति जो आपने बना रखी है, आयोजना समिति को भी कोई अधिकार है कि नहीं? उसका चेयरमैन जिला प्रमुख को 7 दिन गाड़ी चलाने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, जिला प्रमुख पूरे जिले का जिला प्रमुख था, लेकिन एक सप्लीमेंट्री पूछने की जो है अनुमति थी और आप खड़े हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि जिला परिषद के प्रमुख को डीआरडीए का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। बात नहीं, बीच में बात नहीं। मैं मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय जानना चाहता हूं, क्या ये भी सही है कि आपके सरकारी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर गवर्निंग काउंसिल ने जो अधिकार पहले डीआरडीए के चेयरमैन को थे वे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कलेक्टर होता है उसको आपने ट्रांसफर करवा दी, और तदनुसार जो आपका जिला प्रमुख पहले जिला प्रमुख की हैसियत था वो की वो स्थिति उसके डीआरडीए में नहीं हो गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार मानकर हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डीआरडीए को समाप्त किया जाएगा और जिला परिषद को एम्पावर किया जाएगा। मैंने पंचायती राज की डिमांड में भी कहा है कि ये प्रोसेस बहुत हम सिस्टमेटिक सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं, इसलिए हेस्ट में नहीं कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में हमारा पहला कदम है कि डीआरडीए के चेयरमैन जिला प्रमुख को हम चेयरमैन बनाया है। हमने सारी स्टेट की स्कीम को ट्रांसफर किया जिला परिषद को, और आने वाले समय में जब तक भारतीय जनता पार्टी के समय में चुने हुए जिला प्रमुख अपने आप की मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक हम धीरे धीरे अधिकार देकर जब नए चुनाव होंगे तब तक कुल पे अदालत कर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, हमारा जवाब जो कर्नाटक का एक्सपीरियंस श्री सावरलाल जोर शोर से प्रचार किया
श्री सावरलाल, डीआरडीए के अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाए जा रहे हैं, आपने अध्यक्ष बनवा दिया और एक इंस्ट्रक्शंस जारी किया। हम कमेटी के मेंबर्स थे, हमने सपोर्ट कर दिया, इसलिए अध्यक्ष तो वो बन गए। आपने पावर सारे के सारे कलेक्टर को वापस ट्रांसफर करा दिए कार्यकारी निदेशक के हिसाब से। तो ये फालतू का अध्यक्ष बनाकर आपने क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं? किस प्रकार का आपने उद्देश्य की पूर्ति करी? केवल ये कहकर कि हमने हमारे मैनिफेस्टो को ये कर दिया, वो कर दिया। आखिर आपने जनता के साथ धोखा किया। आज जिला प्रमुख को कोई अधिकार ग्रामीण विकास अभिकरण के किसी भी निर्णय के संबंध में नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, केवल इस प्रकार के निर्णय लेने से कोई मतलब नहीं। आप इसका औचित्य बताइए। आप औचित्य बताइएगा। आपने जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाया, तो जिला प्रमुख की हैसियत आज क्या है वहाँ पर ग्रामीण विकास अभिकरण? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मान्य सदस्य हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर, जो कंपनी का रूल है, रेगुलेशन, उसको ठीक समय से जानते होंगे। जिला प्रमुख को अधिकार एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो अधिकार होते हैं, जिसमें एक कंपनी के डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी नीतियां बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूटिव करने का काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को होता है। ठीक उसी प्रकार डीआरडीए के जितने भी डायरेक्टर हैं, उनकी गाइडलाइंस के अंदर, शासकीय परिषद के अंदर जो निर्णय होंगे उसको एग्जीक्यूट करने के पावर हमने कलेक्टर को दिए। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता, मान्य सदस्य के अपने सदस्य ने पूरे अपने राज्य में कलेक्टर को एम्पावरमेंट करके अनटाइटमेंट का पैसा उपयोग किया। आपकी मानसिकता ऐसी होगी, हम तो ये मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कलेक्टर हमारी गवर्निंग काउंसिल के जो फैसले हैं उसको एग्जीक्यूटिव का काम करेगा और कोई काम करने का अधिकार नहीं। अभी ऐसा अधिकार दे दिया, बताइए ना माननीय मंत्री महोदय, आपने कौन सा अधिकार जिला प्रमुख को दिया? अधिकार नहीं दिया है। कौन सा अधिकार नहीं दिया? ये सब अधिकार दिए उसमें लिखे हुए थे। कौन सा अधिकार नहीं दिया? हमने केवल मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया। माननीय मंत्री जी, कंपनियों के बारे में हमने केवल कंपनियों का जो प्रश्न बेईमानी करने का अधिकार नहीं दिया, वरना सब अधिकार दे दिए। अध्यक्ष महोदय, होता है मंत्री महोदय, कंपनी एक्ट क्या होता है ये नहीं कहते। आसन पैरों पर ऑर्डर। आप बैठिए। हर बात की सुरेंद्र व्यास शासन से निकालने की जरूरत बैठिए। है। मंत्रियों को समझाइए कि अपना आचरण ठीक करें। हर बात के लिए आप बैठिए। आप अपना भी जो व्यवहार ठीक रखिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सही नहीं कह रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से पूरे मैनेजिंग डायरेक्टर की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पावर्स है वो वेस्ट करती है कलेक्टर के अंदर। ये सिंपली प्रोसाइड ओवर करने के लिए आपने कलेक्टर को बनाया, जिला प्रमुख को। आपसे भी बता रहे हैं किस करें। एक सवाल है सिर्फ, इतनी लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है। आपने एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या आपने दी है जिला परिषद के प्रमुख? बस सिर्फ प्रिसाइड ओवर करने की बात ही कह रहा हूं मैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या दी है आपने? मंत्री जी जो अब तक आपकी परफॉर्मेंस रही बहुत बढ़िया, आज आप सदन को गुमराह करने के लिए खुद कटघरे में खड़े हैं। क्या ये सही है कि आपने जो परिपत्र भेजा उसमें लिखा है कि गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद पर जिला प्रमुख होगा, लेकिन नीचे लिखा है लेकिन कलेक्टर जो पहले गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन था उनमें वे सब वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार कलेक्टर को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। आपने उस परिपत्र में लिखा, आपने उस परिपत्र में लिखा है कि कलेक्टर जो पहले गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन था वो सब अधिकार कलेक्टर को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और केवल जिला प्रमुख केवल गवर्निंग काउंसिल की चेयर पर सभापतित्व कर सकेंगे। आपने ये लिखा है खुद में। फिर आप जिद क्यों पकड़ रहे हैं? आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि भविष्य में हम इसमें और सुधार करेंगे। ये तो सब माननीय सदस्यों को परिपत्र गया नहीं, ये लिखा है उसी में कि एक बैठे हैं बीजेपी के जिला प्रमुख, उन पर कंट्रोल करने के लिए हमने ये किया है। ये भी आपसे आगे हम और संशोधन करेंगे जब हमारे होंगे तब। एक ये भी मैं और पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो जिला परिषद को सदस्य को शक्ति दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये इसमें दे रहे हैं, जो किताब दिखा रहे हैं, माननीय सदस्य पूछ लिया आपने, बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे आपने। अब आप बैठिए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूंगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो पंचायती राज के एक्ट में जो पावर लिख रखे मैं कोट कर देता हूं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि डीआरडीए को वाइंड अप करके हम जिला परिषद को एम्पावर करना चाहते हैं। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने न केवल उसको चेयरमैन बनाया
बल्कि स्टेट की सारी जितनी भी स्कीम है सारी स्टेट की स्कीम को ट्रांसफर कर दिया जिला परिषद को। अब जिला परिषद के साथ में हमने पीडी कम सीओ की पोस्ट बनाई है। अब जिला परिषद के पावर क्या है इसमें निकल जाता हूँ। ये नहीं पूछा है आप मेरी बात, अध्यक्ष आप महोदय, आप बात तो सुनेंगे क्या? भविष्य में क्या करेंगे ये सदन नहीं जाना आप मेरी बात तो सुनेंगे आप? ये तो प्रश्न ये है कि क्या जिला प्रमुख को जो पावर दिए हैं वो सक्षम है, वित्तीय और प्रशासनिक पावर क्या उनके पास है? वही बात कह रहे हैं। नहीं नहीं नो सर, ना सर, ये भविष्य में क्या करेंगे ये तो बात अलग है। भविष्य में क्या करेंगे? जो परिपत्र आपने दिया जिला प्रमुख को पावर बना दिया आपने, आपके परिपत्र जारी करने में क्या जिला प्रमुख को रत्ती भर पावर मिली है? अध्यक्ष महोदय मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सदस्य तिजारा के सदस्य ने प्रश्न पूछा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। 3 स्कीम अपना गांव एजीएके और आरजीएसए में पिछली सरकार ने कलेक्टर को खुली छूट देकर जो एलोकेशन था फंड 4 करोड़ के अगेंस्ट में एवरी स्कीम में 15-15 करोड़ रुपए का सैंक्शन करवाई। आज हम ब्लैंकेट यदि पावर कलेक्टर को इस तरह की दे देंगे तो इस पावर को रोकने के लिए हमने फैसला किया है कि गवर्निंग काउंसिल की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अंदर कलेक्टर को काम करने का काम करेगा। हमने केवल मात्र एक काम नहीं किया जो पिछली सरकार ने कलेक्टर से मनमानी करके जिस तरह पैसे डीआरडी का दुरुपयोग किया उसको रोकने के लिए हमने पहला कदम ये उठाया है और आगे कदम उठाकर हम जिला परिषद को एम्पावर करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं और जो माननीय सदस्य ने कहा मालपुरा का माननीय सदस्य ने उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके नियम और कानून बनाते हैं। उस नियम और कानून के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उसको एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें भी हमने जो पावर बनाया है कि गवर्निंग काउंसिल के अंदर पावर बनाने की जो पावर है जिसकी चेयरमैन प्रमुख होंगे वो जो नियम और कानून बनाएंगे उसके अंतर्गत कलेक्टर को काम करना है। पहली वाली सरकार की तरह मनमानी नहीं करनी है। इसलिए ये हमने नियम बना के काम किया है और अगले 6 महीने में हम एम्पावर करके पूरा विड्रा कर रहे हैं। कहाँ आपकी इसमें तकलीफ आ रही? माननीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी बनाता है और चेयरमैन डिसाइड ओवर करता है। चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है। तो वो डीआरडीए में तो हम भी बैठेंगे, हम पॉलिसी बनाएंगे। इसमें भी कलेक्टर कुछ नहीं बनाएगा। इसमें भी कलेक्टर को एग्जीक्यूट करना है। कलेक्टर कुछ नहीं बनाना है। कलेक्टर को कुछ काम नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। कलेक्टर को जो जिला प्रमुख की गवर्निंग काउंसिल जो फैसला करेगी उसको एग्जीक्यूट करना है। आप कुछ काम नहीं करना है उसको। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत कहिए सदन में कि आपने जो जिला को जो कमजोर बनाने की बात कह रहे हो ये आप सवाल ये माननीय मंत्री आपने जो जिला परिषद जिला प्रमुख को चेयरमैन डीआरडीए का बनाया, लेकिन आपके जिला प्रमुख पैसा नहीं ला सकेंगे। माननीय सदस्य अर्जीराम बुर्रक। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो जिला प्रमुख को डीआरडीए का चेयरमैन बनाया उसमें पंचायत एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। आपने डीआरडीए के जो रूल्स हैं, जो उनका संविधान है उसको चेंज करके बनाया। उसमें आपने जो व्यवस्था की है उसमें कलेक्टर को पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाया। इसमें 2 सवाल हैं। मेन सवाल ये कि आपने उसमें ये व्यवस्था की है कि कलेक्टर डीआरडीए के कोई भी डिसीजन को माने नहीं माने उसकी मर्जी पे, अगर वो नहीं माने वो डिसीजन गवर्नमेंट को भेजेगा। ये पहले नहीं था उसको। दूसरा उसमें ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें प्रमुख को रखा ही नहीं है, वही चेयरमैन है और एग्जीक्यूटिव पावर सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसलिए आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, ये फालतू की आपने घोषणा की। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे समझ में नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय एक सवाल मेरा भी। अध्यक्ष महोदय शिवराज सिंह बार खड़े हो रहे हैं, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, डीआरडीए में 2 इम्पोर्टेंट बॉडी हैं, गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारिणी। जैसा बुर्रक साहब ने कहा कि दोनों में गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड करेगा प्रमुख, लेकिन जो कार्यकारिणी है जिसमें सब अधिकार कार्यकारिणी में निहित हैं उसका चेयरमैन कलेक्टर वैसा का वैसा आपने रखा है। इसलिए दोनों में कौन सा सुपरसीड करता है ये हमारे अभी तक समझ में नहीं आया। कार्यकारिणी है वो मुख्य है, इसलिए कार्यकारिणी में जब आपने उसको प्रमुख को कहीं रखा ही नहीं है तो कार्यकारिणी का चेयरमैन भी प्रमुख को रखने में आपको क्या दिक्कत है ये जानना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप एक सवाल मैं सबसे पहले माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तरफ करें कलेक्टर को एम्पावर कर रहे हैं, हमने कलेक्टर के अंतर्गत जितनी स्कीम थी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम उन सारी स्कीम को उसके हाथ से बाहर निकाल के जिला प्रमुखों के अंदर में दी है। ये आपको एम्पावरमेंट नजर नहीं आ रहा है? आप मेरे आगे बात सुनिए, मेरे बात तो सुनिए। आप नो करने से तो कुछ होगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक कलेक्टर चाह रहे थे डीआरडी आप देना नहीं चाहते जिला प्रमुख को, जो बेगार की स्कीम थी वो आप जिला परिषद को देना चाह रहे हैं। अधिकारियों के नाम पे धोखा हो रहा है।
अपना गांव, ये जो पूरी स्कीम है जिनके लगभग 30-40 करोड़ रुपए होते थे, ये कलेक्टर अपने मनमर्जी से खर्च कर रहा था। ये पूरी स्कीम हमने विड्रा करके जिला परिषद को एम्पावरमेंट किया। इससे कलेक्टर पावरफुल हुआ, कमजोर हुआ? मुझे समझ में नहीं आया अभी तक भी माननीय अध्यक्ष महोदय। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं कि कार्यकारिणी हम फिर रिपीट कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमने उनकी सब पावर विड्रा की है, दूसरी स्टेप में हमने एग्जीक्यूटिव पावर इसलिए दी है उसको कि भविष्य में जो पिछली सरकार ने गलतियां कर दी, जिसके कारण इतना एक्सेस में पेमेंट हो गया, लोगों का हो गया, पेमेंट नहीं हो पाया, ये काम नहीं हो सका, हम डीआरडी को वाइंड अप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कल्याण सिंह ने डीआरडी को विड्रा कर लिया और आप खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे। हम खुद आज भारत सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जिस तरह का माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जिस तरह का फंडिंग का पैटर्न अपनाया है, उस समय डीआरडी की कोई रेलेवेंसी नहीं है। इससे डीआरडी को वाइंड अप कर रहे हैं, और वाइंड अप करने का तरीका है उसी में स्टेप बाय स्टेप बढ़कर हम जिला परिषद को एम्पावरमेंट कर रहे हैं। डीआरडीए को आप वाइंडिंग कैसे करेंगे? वो एक सोसाइटी है, डीआरडीए एक सोसाइटी है, तो आप कोई अमेंडमेंट करने जा रहे हैं क्या? सर, डीआरडीए सोसाइटी है, डीआरडी की सोसाइटी को वाइंड अप करने के लिए सबसे पहले डीआरडी की फंक्शनिंग को वीक करने के लिए हमने ये स्टेप उठाई है। सारी स्टेट स्कीम को उनको बाहर निकाला कलेक्टर के अंदर से। फिर डीआरडी के एग्जीक्यूटिव को जो पावर थे, कलेक्टर अपनी मनमानी करके कभी बिना पूछे गवर्निंग काउंसिल मीटिंग करता था। अब गवर्निंग काउंसिल के अंदर काम करना पड़ेगा, ये राइडर हमने इंपोज किया और अगले 4 महीने में कलेक्टर को सारे पावर विड्रा कर रहे हैं और सारे पावर इलेक्टेड दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल, एक सवाल मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। सदन की मेज पर रखे जाने वाली पत्रादि, वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे श्री प्रद्युमन सिंह। निगम जयपुर के लेखों पर प्रतिवेदन वर्ष 1997 एवं कंपनी अधिनियम की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे विवरण वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं। डॉक्टर चंद्रभान, डॉक्टर चंद्रभान। अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 69 के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1997-98 एवं विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 6(3)(61)(3) के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण आय व्यय अनुमान 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं। बात नहीं। Please take your seats. श्री तैयब हुसैन। मैं भंडार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(11) के अंतर्गत राजस्थान